नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान प्रसार के अंदर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है उस चैप्टर के अंदर अब जो है हम समझेंगे बेटा कनिंघम का भ्रम। ध्यान दो बेटा, आज का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अब जो क्लास के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो क्या बेटा, आपका कनिंघम का भ्रम। अब ये भ्रम क्या है वो समझना है। कनिंघम का भ्रम क्या है, कनिंघम का इल्यूजन जो है हमें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करना है। तो इल्यूजन को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कनिंघम कौन है। हमें जानना पड़ेगा कि कनिंघम कौन है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं जिसके थ्रू आप इजीली समझ जाओगे कि कनिंघम था कौन और फिर उसका भ्रम क्या था। ध्यान देना यहाँ बोला हमने लिखा बेटा कि एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। कनिंघम कौन थे? एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे भाई? आपके कनिंघम थे। कौन थे भाई? कनिंघम थे। कहा गया कनिंघम ने, इन्होंने जो है मध्य 19वीं शताब्दी में अपने पुरातात्विक उत्खनन कार्य क्या बेटा शुरू किए थे। यानी इन्होंने मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो इतिहास के ऊपर अपने जो खुदाई वाले कार्य जो होते हैं, जो उत्खनन कार्य जो होते हैं, इसकी शुरुआत इन्होंने कब की थी बेटा? मिड 19th सेंचुरी के अंदर की थी। कहा गया कि 19th सेंचुरी में ही पुरातात्विक अपने अध्ययन के लिए लिखित स्रोतों का सहारा लेते थे। यानी 19th सेंचुरी के अंदर कनिंघम हो या जितने भी पुरातात्विक थे वो अपने इतिहास के लिए, अपनी रिसर्च में जो है ऐसे स्रोतों का सहारा लेते थे जो क्या थे भाई? लिखित स्रोत थे। तो कहा गया कनिंघम ने भी अपने अध्ययन के लिए लिखित स्रोतों का ही सहारा लिया था। अब वो लिखित स्रोत कौन से थे बेटा? कहा गया बेटा कि कनिंघम की रुचि, जो उसका इंटरेस्ट था ना भाई, वो इंटरेस्ट था आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के जो काल थे उसमें इसकी ज्यादा रुचि थी। ध्यान देना कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हर आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट जो है ना पूरे हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर नहीं होता। उनका इंटरेस्ट एक बेसिक टाइम पीरियड में होता है। कोई आरंभिक इतिहास का पसंद करता है, कोई मध्य इतिहास को पसंद करता है, कोई आधुनिक इतिहास को पसंद करता है। तो कनिंघम को पसंद किया था बेटा, उनकी रुचि थी आरंभिक इतिहास के अंदर और उसके बाद का जो भी काल था आसपास उसके अंदर उनकी ज्यादा रुचि थी। कहा गया कि ये जो आरंभिक इतिहास है जिनमें उनकी रुचि थी बेटा, वो टाइम पीरियड कौन सा है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी, 600 BC टू आपका 400 AD। इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी कुछ घटा था उसको जानने में काफी रुचि रखते थे कनिंघम, और इनको जानने के लिए वो क्या करेंगे भाई? लिखित स्रोतों का सहारा लेंगे। अब वो लिखित स्रोत कौन कौन से थे? ध्यान देना, इन्होंने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए बौद्ध, चीनी बौद्ध यात्री, ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूँ, चीनीज पिलग्रिम की बात कर रहा हूँ, चाइनीज पिलग्रिम की, चीनी बौद्ध यात्री, इनके द्वारा जो छोड़े गए वृत्तांत थे उनका सहारा लिया। अब वृत्तांत क्या होते हैं? जब किसी विदेशी यात्री के द्वारा किसी भी स्थल के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसके द्वारा जो भी कुछ लिखा गया है उसको आप वृत्तांत कहते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे देश के अंदर लगभग 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में भारत के अंदर जितने भी चीनी बौद्ध यात्री आए थे उन्होंने भारत के बारे में जो भी समझा और आरंभिक इतिहास के बारे में जो भी समझा उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। तो उनके द्वारा जो भी कुछ लिखा गया था उसी से इंस्पायर होकर या फिर उसी से मोटिवेट होकर जो है आपके कनिंघम ने आरंभिक इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। यानी इन्हीं के लिखित स्रोतों का सहारा लिया था किसने बेटा? कनिंघम ने, और आरंभिक बस्तियों की पहचान करना शुरू कर दी। कहा गया कि जब उसने उत्खनन करना शुरू किया, यानी उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। यानी उनको आरंभिक बस्तियों में तो रुचि थी लेकिन साथ साथ में वो प्राचीन समय के कल्चर में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उन संस्कृति के अंदर भी क्या बेटा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो अपनी खुदाई के अंदर अधिकतर वो ऐसी वस्तुएं खोजने का प्रयास करते थे जिनको लगता था कि शायद ये वस्तु जो है कहीं ना कहीं प्राचीन संस्कृति की होगी। तो उन्हीं वस्तुओं का ही ये लोग क्या बेटा ये लोग मतलब आपके कनिंघम जो है अध्ययन किया करते थे। तो कनिंघम की ये छोटी सी स्टोरी जिसमें बोला गया कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने अपना कार्य करने के लिए, यानी जब इन्होंने अपना उत्खनन कार्य शुरू किया था तो उत्खनन कार्य शुरू करने के बाद जो है उन्होंने लिखित स्रोतों का सहारा लिया। लिखित स्रोतों के अंदर उन्होंने चीनी तीर्थयात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का सहारा लिया था। वो चीनी तीर्थयात्री जो भारत के अंदर
4th से 7th सेंचुरी के बीच में भारत में आए थे। अब आगे आते हैं। अभी तक हमें ये जानना है, अभी तक हम ये जान नहीं पाए हैं कि कनिंघम का भ्रम क्या था। हमें अभी तक जानना है कि भ्रम है क्या। अभी तो सिर्फ हमने कनिंघम के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन उसका भ्रम नहीं समझा बेटा। अब ध्यान देना, अभी कनिंघम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि इसने चीनी तीर्थयात्रियों का सहारा लिया था, उनकी बुकों का सहारा लिया था, उनके वृतांतों का सहारा लिया था। तो उसी वृतांत के आधार पर हम देखते हैं कि चीनी तीर्थयात्रियों ने अपने वृतांत के अंदर हड़प्पा को, किसको बेटा, हड़प्पा को एक पूरा स्थल नहीं माना था, एक प्राचीन शहर क्या बेटा नहीं माना था। किसको बेटा, हड़प्पा को। इसलिए कनिंघम को भी लगता था कि हड़प्पा कोई पूरा स्थल यानी प्राचीन शहर नहीं हो सकता है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं कि चीनी तीर्थयात्री के वृतांतों में यह बताया गया था कि हड़प्पा एक पूरा स्थल नहीं है, एक प्राचीन शहर नहीं है। इसीलिए कनिंघम को भी लगता था कि हड़प्पा एक पूरा स्थल नहीं हो सकता है। देन आगे ध्यान दो, कहा गया कि 19वीं सेंचुरी में कनिंघम के पास हड़प्पाई पुरावस्तुएं आई थी, या फिर कहा जाए उनको पुरावस्तुएं मिली थी। पुरावस्तुएं कौन सी भाई, मनके थे, मोहरे थे, बाट थे, औजार थे, ये सारी वस्तुएं मिल तो रही थी किसको, कनिंघम को, बट वे उसको समझ नहीं पाए कि वो कितनी प्राचीन है, वो कितनी प्राचीन है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए, इसका एक एग्जांपल आगे भी है, ध्यान दो बेटा। कहा गया कि एक अंग्रेज कनिंघम को हड़प्पाई मोहर देता है, यानी एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी थी। कनिंघम ने उसके ऊपर अध्ययन भी किया, अन्वेषण भी किया, लेकिन अन्वेषण यानी अध्ययन करने के बाद जो है उसने उस मोहर को एक ऐसे कालखंड से जोड़ने का प्रयास किया जिससे वे परिचित था, यानी जिस काल को वो जानता था उसी काल से उस मोहर को जानने का उस मोहर को जोड़ने का प्रयास किया। अब भाई बात बताओ, आपको कोई चीज मिल जाए जो लगभग 200 साल पुरानी है और आप उस चीज को 50 साल वाले समय के अंदर जोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या जोड़ पाओगे? नहीं ना, जो चीज इतनी पुरानी है वो तो उतनी पुरानी मानी जाएगी ना। तो यहां पर भी कनिंघम जो है अंग्रेज द्वारा दिए गए मोहर के प्राचीनतम को नहीं पहचान पाए, यानी वो कितनी प्राचीन थी उसको समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने उत्खनन यानी अपने रिसर्च के अंदर जितनी भी हड़प्पाई स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त की थी उसे वो अधिकतर ऐसे कालखंड से जोड़ने का प्रयास करते थे जिसको वो जानते थे, यानी वो किसी भी वस्तु की प्राचीनता को पहचान नहीं पा रहे थे। या फिर कहा जाए कि वो इसलिए नहीं पहचान रहे थे क्योंकि चीनी तीर्थयात्रियों की पुस्तकों के अंदर इतना पुराना इतिहास कोई था ही नहीं भारत के अंदर, इसलिए वो ज़्यादा पुराने वस्तुओं को ज़्यादा प्राचीन समय तक लेकर नहीं जा रहे थे। अब ध्यान दो आगे, ये सब कनिंघम के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि कनिंघम या कोई दूसरे जो पुरातत्वविद थे यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन सभी का मानना था कि शायद भारत में सभ्यता की शुरुआत गंगा नदी के पास होगी, गंगा घाटी के पास होगी। आरंभिक इतिहास, आरंभिक जीवन जो है शायद गंगा घाटी के पास ही होगा। क्यों ऐसा वो सोचते थे ये भी आपको पता है कि भारत के अंदर नदियां तो बहुत है, लेकिन गंगा को जो विशेष स्थान प्राप्त है वो किसी अन्य स्थानों को प्राप्त नहीं है। तो पुरातत्वविदों को मानना था कि अगर आरंभिक बस्तियां बनेगी तो कहां बनेंगी, गंगा नदी के पास बनेगी। शहर बनेगा तो कहां बनेगा, गंगा नदी के पास बनेगा। लेकिन अभी तक कनिंघम हो या दूसरे जो पुरातत्वविद थे उनको जो प्राचीन आवास या प्राचीन शहर को जो अवशेष मिल रहे थे वो तो सिंधु नदी के पास मिल रहे थे। तो वो वहां पर जो वस्तु प्राप्त हो रही थी उसको वो ऐसे कालखंड से जोड़ रहे थे कनिंघम वाले जिस काल से वो परिचित थे, जिसकी वजह से वो हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पा रहे थे। ध्यान देना, इसी के चलते कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक कर रहे थे। और यही चूक क्या था बेटा, आपके कनिंघम का भ्रम था। क्या था बेटा, कनिंघम का भ्रम था। भ्रम क्या था? इन सभी का मानना था कि भारत के अंदर आरंभिक सभ्यता या आरंभिक आवास, आरंभिक जीवन जो है कहाँ मिलेगा, गंगा नदी के पास। लेकिन वो मिल कहाँ रहा था, सिंधु नदी के पास। तो वो इसी भ्रम में पड़े रहे अपने जीवन काल के अंदर कि सभ्यता के प्रमाण तो हमें कहाँ मिल रहे हैं, वस्तुएं कहाँ मिल रही हैं, हड़प्पा के अंदर।
लेकिन वो उसको लिंक कहाँ कर रहे हैं, गंगा नदी वाले काल से, क्योंकि उनका मानना था कि सभ्यता कहाँ पनपेगी, गंगा घाटी के पास। लेकिन असल में कहाँ पनपी, सिंधु घाटी के पास। यही उनका जो भ्रम था, यही इनकी जो चूक हुई थी, इसी चूक को हमने क्या नाम दिया भाई, कनिंघम का भ्रम। भ्रम यह था कि उनका मानना था कि सभ्यता अगर होगी भारत में तो कहां पर होगी, गंगा घाटी के पास, लेकिन असलियत में प्राप्त कहां पर हुई बेटा, सिंधु घाटी के पास। यही है आपके कनिंघम का भ्रम। उम्मीद करता हूं आपको जो है कनिंघम का भ्रम समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो लाइक भी कर दो भाई, कमेंट कर दो, और दोस्तों को शेयर जरूर करो भाई, वो भी समझे कि कनिंघम कौन था, उसका भ्रम क्या था। ठीक बच्चा, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।